क्या आप जानते हैं बीआर्क में सब्जेक्ट फेल होने के बाद जरूरी नहीं है कि आपकी ईयर बैक लग जाएगी। जी हाँ, लेकिन एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से ये जरूर हो सकता है कि आपके पूरे कैरियर पर ब्रेक जरूर लग जाए। तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में जब आपकी बैक लग जाती है या आपका एक सब्जेक्ट फेल हो जाते हो तो क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, फ्यूचर में क्या आपको दिक्कतें आती हैं, साथ में सीओए के रूल्स क्या कहते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी के रूल्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो लीगल रूल्स को भी हम समझेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे, कम बैक कैसे करते हैं, स्मार्ट मूव क्या है, हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है जिस पे जनरली कोई बात नहीं करता, लेकिन हम करेंगे। तो देखिए, इस पूरे फेल की साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है कि आखिर में ये लगता क्यों है, क्या इसके इंटरनल नॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला बेसिक क्लियर कीजिए कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। जी हाँ, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, जो कि अक्सर इंडिया के अंदर जो है वो 33% का क्राइटेरिया रखा जाता है कि आप 33% से अगर क्राइटेरिया में कम आते हैं उस केस में आपको जो है वो फेल कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। दूसरा आता है यूनिवर्सिटी लेवल में। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज अपने अच्छे करिकुलम को मेंटेन करने के लिए और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए या मार्केट में वो एक अच्छे स्टूडेंट्स को या अच्छे प्रोफेशनल्स को भेजे, उसके लिए वो खुद के बेस पे भी नॉर्म्स बनाती है जो कि लीगल भी है, मतलब लीगल है, इलीगल नहीं है। जो कि है कि 40% से ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए और उसके बाद अटेंडेंस जो है वो 50% से ऊपर रहना चाहिए, इंटरनल में इतने मार्क्स आने चाहिए, तब हम आपको जो है वो पास कर देंगे। तो मिला लेखा जोखा जो होता है ना वो करके वो पास करती है। या किसी किसी यूनिवर्सिटी में 50% भी होता है कि 50 से ऊपर ही आने चाहिए तो ही हम आपको पास करेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पर अपने अपने नॉर्म्स जो है वो बना सकती है। तीसरा जो बेसिस क्लियर करना जरूरी है वो है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है कि आपको 75% का क्राइटेरिया जो है वो पूरा करना पड़ता है। अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं लाते हो तो उस केस में आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में बैठने नहीं दिया जाता, और बैठने अगर एग्जाम में नहीं दिया जाएगा तो अल्टीमेटली आप 0 ही लाओगे, और 0 लाने का मतलब क्या हुआ कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको क्लियर होना जरूरी है। और हाँ, आर्किटेक्चर में स्पेशल क्राइटेरिया आ जाता है, और वो ये कि यहाँ पर ना दो तरीके के जो है ना वो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है कोर सब्जेक्ट जिसमें कि होता है डिजाइनिंग, स्टूडियो बेस्ड जो होते हैं, डिजाइनिंग हो गया, एएनजी हो गया, आर्ट्स एंड ग्राफिक्स हो गया, है ना, आपके स्टूडियोज वाले हो गए, डिजर्टेशंस हो गए, तो ये सारी चीजें। दूसरा जो होता है वो हमारा थ्योरी, जैसे कि स्ट्रक्चर का पेपर हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट। अगर आप कोर सब्जेक्ट में फेल होते हो जो कि स्टूडियोज वाले होते हैं तो आपको थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है कंपैरेटिवली अगर आप थ्योरी में होते हो, क्योंकि थ्योरी में जो है ना वो आप फिर भी मैनेज कर पाते हो फ्यूचर में जो भी आप पे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, लेकिन स्टूडियो वाले में थोड़ा टफ होता है कंपैरेटिवली टू थ्योरी। ये आर्किटेक्चर में थोड़ा सा स्पेशल क्राइटेरिया में आ जाता है। अब क्यों स्पेशल क्राइटेरिया में आता है उसको समझिए, क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि अगर आप कोर सब्जेक्ट में फेल हो गए ना, कोर सब्जेक्ट के किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए ना, तो फिर आपको डायरेक्ट ईयर बैक लगा दी जाती है। मतलब कि आपने कोर में कर दिया, इसका मतलब आपको आगे बढ़ने का हक नहीं है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि भाई कोर में हो गया तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देती है, मतलब आप नेक्स्ट ईयर में तो चले जाओ या नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाओ, लेकिन पुराने वाले को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक रूल्स जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं यूनिवर्सिटी कि अगर आप कोर में हुए ना तो थोड़ा सा आपको रेड फ्लैग में ले लेती है, कंसीडर कर लेती है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो इसमें रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले समझते हैं सीओए का रूल्स क्या है इसके अंदर। तो देखिए, सीओए का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सीओए का सिंपल सा कहना यह है कि भाई हमारी तरफ से तो आपको मिनिमम 5 साल पढ़ना है, ठीक है, बीआर्क जो है वो 5 साल में कंप्लीट करना है। मैक्सिमम हम आपको टाइमलाइन दे देते हैं कि 8 साल के अंदर अंदर करना ही है, चाहे आपकी कितनी भी ईयर बैक आ जाए, लेकिन 8 साल के अंदर अंदर करना है, मिनिमम 5 साल पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा डायरेक्ट इनका एनरोलमेंट नहीं रहता। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको यूनिवर्सिटी पास नहीं कर रही या उनके कोई पर्सनल जो है वो रूल्स हैं सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो उनके हो सकते हैं, उसमें सीओए का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता, वो डायरेक्ट उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करती है, क्योंकि सीओए का काम जो है ना वो रूल्स को एनफोर्स करना है, वो रजिस्टर्ड मेंटेन करना है, वो मिनिमम स्टैंडर्ड पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, जिस कॉलेज को उन्होंने अप्रूवल दिया है वो उनका ही सिलेबस पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही, ये सब एंश्योर करना है, ना कि ये देखना कि आप फेल हो रहे हो तो किस रीजन से हो रहे हो, क्या हो रहे हो, क्यों पास नहीं हो रहे, ये सारी चीजें। तो ये तो हो गए सीओए के रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी लेवल के रूल्स की बात करूं ना तो यहां पर कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो ये डिसाइड करती है कि अगर आप किसी भी एक कोर सब्जेक्ट में फेल हो गए तो हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको पहले वो पूरा ईयर बैक करना पड़ेगा, मतलब वो पूरी साल की पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी उसी ईयर में रह के, और उसके बाद जब आप उसको क्लियर कर लोगे, कंप्लीट एग्जाम दोबारा से दोगे, सारे पेपर दोबारा से दोगे, और उसके बाद ही आप फिर नेक्स्ट ईयर में आगे मूव ऑन करोगे। लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है, और वो ये कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आप कोर सब्जेक्ट में भी जो है वो फेल हो गए हो तो इसको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन देती है। मतलब आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे, लेकिन पुराने वाले को आपको क्लियर करते रहना होगा जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाएगी तब तक। मतलब उस पूरे 5 साल के क्राइटेरिया में आप बार बार रीअपियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बस ये मेंटेन करना होता है कि आपको वो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा।
करेगा, अदरवाइज सीओए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, है ना। तो ये रिलैक्सेशन दे देती है। अच्छा, वहीं पर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे कि आईआईटी जैसे या टॉप नॉच जो रिकॉग्नाइजेशन वाले होते हैं ना, वो यूनिवर्सिटीज क्या डिसाइड करती है, वो ये कि ठीक है हम ईयर बैक भी नहीं लगाएंगे और हम आगे कैरी फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन नहीं देंगे, बस आपको वही सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। समर की जो छुट्टीज होती हैं उसके अंदर समर टर्म्स लगा के या एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देगी शाम को 2 घंटे 3 घंटे के लिए, उसमें आपको दोबारा वो कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ना है, दोबारा उनके सारे फॉलो करने हैं, जो भी उनका इंटरनल मार्क्स होता है वो सारे सबमिशन आपको देने हैं, उसके बाद उसका एग्जाम देना है और फिर आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब आगे तो आप मूव ऑन कर ही जाओगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन बस ये सब काम जो है ना वो एक्स्ट्रा करिकुलम में वो आपके डाल देती है। तो ये भी तरीके होते हैं। तो आई होप सो कि आपको रूल्स के बारे में तो पता चल गया होगा कि सीओए और यूनिवर्सिटी के क्या क्या रूल्स अपनी अपनी जगह पर होते हैं। अच्छा, इनके भी अपने अपने रीजंस होते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब जो रूल्स है ना वो हवा में बन जाते हैं, नहीं। जैसे कोर सब्जेक्ट में जब आप फेल होते हो और थ्योरी में फेल होते हो, इसमें फर्क क्या है? देखो, थ्योरी जो होता है ना वो मैनेजेबल है, वो आप दोबारा पढ़ के कर सकते हो, लेकिन कोर सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब है, मान लीजिए आप डिजाइन में फेल हो गए तो क्या होगा? मतलब मान लीजिए कि इस सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है कि विला कैसे डिजाइन करते हैं और अगले सेमेस्टर में बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट कैसे डिजाइन करते हैं। तो जो इंसान विला ही नहीं डिजाइन कर पा रहा, वो अपार्टमेंट के नॉर्म्स कैसे समझेगा, बायलॉज कैसे पढ़ेगा, वो उनके हायरार्की को, उनके मिनिमम स्टैंडर्ड को, उसके स्पेस को कैसे डिजाइन कर पाएगा? तो इसलिए ये सारे रूल्स जो है ना वो एनफोर्स किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज की तरफ से कि भाई ऐसे फिर इंसान को जो है वो पहले एग्जाम क्लियर करना चाहिए या ईयर बैक लेना चाहिए, पूरी दोबारा समझ रखनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसमें कुछ कुछ रूल्स जो है ना वो ये भी आ जाते हैं कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी रखा जाता है कि 2 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, 3 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जो नई नई यूनिवर्सिटीज होती है वो क्या करती है, ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस देने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो उनके कॉलेज में आके एडमिशन ले, इसलिए वो एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन निकालती है कि आप कितनी बार भी रीअपियर कर सकते हो एग्जाम में। इस 5 साल या 8 साल की जर्नी में आप कितनी बार भी कर सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में चल के ये यूनिवर्सिटीज अपने रूल्स को फिर चेंज भी करती है क्योंकि इनको क्वालिटी मेंटेन करनी है। शुरू में एडमिशन चाहिए, ठीक है, बाद में जब एक नाम हो जाता है तो उसके बाद इनको क्वालिटी मेंटेन करनी है। जाहिर सी बात है, बिजनेस का ये रूल हमेशा से रहता है, ठीक है। तो एजुकेशन में स्पेशली यूनिवर्सिटीज में ये सब चीजें की जाती है। इवन हमारे यूनिवर्सिटी में भी था कि आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जैसे जैसे नए सेमेस्टर या नए ईयर के जो बच्चे आने लग गए ना, जो जूनियर्स थे हमारे, उनमें नए नए रूल्स वो लोग इंप्लीमेंट करने लग गए। जैसे कि उनकी फीस बढ़ा दी, एग्जाम फीस जो होती है, बैक एग्जाम की जो फीस होती है ना, वो सीधा क्रेडिट बेस पे कर दिया। मतलब एक क्रेडिट, अगर मान लीजिए हमारा जो डिजाइन का है वो 16 क्रेडिट का है तो उनको 16,000 रुपए सिर्फ एग्जाम का देना पड़ेगा, वो भी सिर्फ डिजाइन का, अगर उनकी डिजाइन में बैक लगती है। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वो है, स्टूडियो है, अगर उसमें फेल हो गए तो उसमें 4,000 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि 4 क्रेडिट का था। तो इस तरीके से उन्होंने फीस को बढ़ा दिया था। हमारे टाइम पर क्या था? हमारे टाइम पर यह था कि हर एक एग्जाम के आपको 800 रुपए या 1200 रुपए देने पड़ते हैं। जितने भी सब्जेक्ट में फेल हो उसको इंटू कर दो 1200 से और उतना आपको देना है। तो हमारे लिए ईजी था, उनके लिए टफ बना दिया गया। फिर आगे आने वाले में उनको अब ईयर बैक लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब नए नए पे इंप्लीमेंट होता रहता है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी आप एडमिशन लीजिए यूनिवर्सिटी से पहले पूछ लीजिए कि ये कैसे कैरी फॉरवर्ड करती है, कोई नए रूल्स तो इंप्लीमेंट नहीं होंगे, एनफोर्स नहीं किए जाएंगे, ये सब चीजें पूछ लेना जरूरी होता है। और इसमें सबसे मेजर बात क्या है ना कि रिज्यूमे में भी गैप दिख जाता है। अगर मान लो आपने 5 साल की जगह 6 साल कर रखा है तो वो गैप दिख जाता है। अगर कोई जो कंपनी है, मान लीजिए आप किसी बड़े आर्किटेक्चर फर्म में काम कर रहे हो, तो वो तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करवाती है आपका, है ना। कंप्लीट एक फिजिकली एक बंदा जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके घर के एड्रेस पे, तो वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है। वैसे आपका वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब भी बड़ी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वो करती ही करती है हर अपने एम्प्लॉय या स्टाफ के साथ, तो उसमें आप पकड़े जा सकते हो। भले आप अपने रिज्यूमे में छुपा रहे हो लेकिन वो ईयर गैप आपका दिख जाता है। तो ये भी एक इंपैक्ट तो डालता ही डालता है फ्यूचर में भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं जो कि है साइकोलॉजिकली इंपैक्ट पड़ना। जी हाँ, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए कि अगर आपका बैक लग गया तो आप क्लियर कर लोगे, नहीं। ये सिर्फ मार्क्स का इशू नहीं होता, ये आपके कॉन्फिडेंस को ना हर्ट करता है, मतलब गिराता है। दूसरा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराता है। आपके फ्रेंड्स जहां एक तरफ आगे निकल जाते हैं, आप वहीं रह जाते हो। मान लेते हैं कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रीअपियर का दिया गया है कि आप कितनी बार भी कर सकते हो, अभी आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओ। मान लीजिए आप 3rd ईयर से 4th ईयर में चले भी गए, लेकिन अब आपको 4th ईयर का तो एग्जाम देना ही देना है। जो भी उसमें 16 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट है वो तो देना ही देना है, लेकिन वो एक बैक का भी एग्जाम देना है। कब? वही एग्जाम का जब सारा टाइमलाइन चल रहा होता है तब। अब क्योंकि वो 1 साल पुरानी पढ़ाई हो चुकी है तो वो आपको बैठ के अकेले पढ़ना है क्योंकि आपका कोई भी फ्रेंड आपके साथ नहीं है। दूसरी चीज, अब क्योंकि उसमें नया सब्जेक्ट पढ़ाया गया होगा या उसमें कोई नया टॉपिक अगर एड ऑन कर दिया गया होगा तो आपको जूनियर से नोट्स मंगाना पड़ेगा, तो आपको जूनियर से कांटेक्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ने के लिए आपको थोड़ा लेफ्ट अलोन फील होगा क्योंकि उस प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ रहा। मान लीजिए कि आपका मेन एग्जाम है, आज एक मेन एग्जाम है जो कि 4th ईयर का देने वाले हो और उसके 2 दिन बाद एक और एग्जाम है जो कि 4th ईयर का है, लेकिन बीच में एक बैक का एग्जाम है। अब उसकी टेंशन तो सिर्फ आप ही समझ रहे हो, ये तो बाकी आप किसी भी फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा कि उसके बीच में बैठ के पढ़ना है आपको, है ना। उसके बाद अगेन वो नोट्स मंगाना, ये सब चीजें हैसल फ्री नहीं रहती। उसके बाद क्योंकि वो 1 साल पुरानी पढ़ाई हो गई है तो वो दिमाग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो भी करती है। आप एग्जाम में अकेले बैठने जा रहे हो, वो भी थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकली जो है ना वो इंपैक्ट करती है। तो इसको
को बिल्कुल भी हल्के में तो मत लिया करो कि नहीं नहीं ऐसा तो कोई भी इंपैक्ट हमें नहीं पड़ने वाला है, तो सिर्फ मार्क्स का इशू है, वो मैं इंटरनली जो है वो फेल हो गया था या डिबार्ड लग गई थी इसलिए हो गया था। जी नहीं, ये इंपैक्ट तो करता है तब तक जब तक कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा। जैसे मैं मेरे अगर पर्सनल उसकी बात करूँ ना, तो हमारे साथ थोड़ा अलग था। हम 3-4 दोस्त थे आपस में, हम 3-4 दोस्त बैठ के खुद डिसाइड करते थे कि किस सब्जेक्ट में जो है ना वो बैक का एग्जाम ले। जी हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ आपको सही अपनी रियल स्टोरी बता के कि किस सब्जेक्ट में हम बैक का एग्जाम ले। डिबार्ड होते थे हम उसके अकॉर्डिंगली, है ना, कि भाई अब हम 2 दिन छुट्टी मार लेते, 3 दिन छुट्टी, और काम ही करते थे बेसिकली, उसमें घूमते थे ताकि आर्किटेक्चर नॉलेज थोड़ा सा एक्सपोजर जो है ना वो थोड़ा ज्यादा मिले। इसीलिए क्योंकि हमें लगता था कि थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल होता जा रहा है, इसलिए हम खुद से छुट्टी लेते थे, खुद से डिबार्ड होते थे और डिसाइड करते थे कि किस सब्जेक्ट में हमें डिबार्ड मिलेगी तो उसको अगले सेमेस्टर में निकाल लेते थे। तो हमारे केस में क्या है, हमारा ग्रुप था, दोस्तों का ग्रुप था, तो हमें उतना इशू नहीं होता था और हम आगे मूव ऑन कर जाते थे। लेकिन जहां पर मैं इजीली मूव ऑन करता था वहां पर मेरे फ्रेंड्स को 1 साल पुरानी पढ़ाई याद करने में थोड़ा टफ भी पड़ता था। भले ही वो शेयर नहीं करते थे लेकिन वो दिखता था कि उनको दोबारा याद नहीं आ रहा है, जो कि मुझे इजीली आ जाता था। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, भले ही आपने ग्रुप में डिसाइड किया हो तो भी आप पर्सनली इंपैक्ट तो होते हो, हर्ट तो होते हो, आपको कॉन्फिडेंस गिरता तो है कि कहीं ऐसा ना हो कि बैक में भी आपके फ्रेंड्स क्लियर हो जाए और आप नहीं हो। तो इसलिए इसको इतना हल्के में भी लेना तो शायद नहीं चाहिए। अब इसी में बात करते हैं कि आखिर इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए या इसका स्मार्ट कमबैक कैसे हो सकता है। स्मार्ट वे में कमबैक करना है अगर मैं आपको बताऊं, ट्रेडिशनल वे तो वही है कि आप पढ़ो, एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटा पढ़ो, आपके अकॉर्डिंगली, आपके माइंड स्टेट के अकॉर्डिंगली आपको वो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको रेडी होकर एग्जाम को पास करना पड़ेगा। लेकिन इसमें स्मार्ट तरीका ये है क्योंकि आप एक आर्किटेक्चर फील्ड में हो ना, तो आर्किटेक्चर फील्ड में जो सारा कंट्रोल होता है ना वो आपके फैकल्टी के हाथ में होता है। जी हाँ, क्योंकि मैंने जैसे कि हमेशा आपको बताता हूं कि आर्किटेक्चर की कोई एग्जैक्ट पढ़ाई नहीं है, कोई एग्जैक्ट किताब नहीं है जिसको कि रट लिया जाए, अगर उसको गुट्टी गोल के पिला दिया जाए ना तो आप उसमें मार्क्स से पास हो जाओगे। रट्टिफिकेशन वाला तो चीज नहीं है, स्पेशली इन स्टूडियो वाले केस में। स्टूडियो मतलब डिजाइन बेस्ड कोर्स जो होते हैं हमारे, उसमें थ्योरी वाले में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन स्टूडियो में और दोनों में ही फैकल्टी के पास कंट्रोल होता है। तो अगर आप फैकल्टी के पास जाके एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत करते हो या उनको ऐसा दिखाते हो कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत कर रहे हो, तो फैकल्टी आपकी हेल्प कर देती है। वो आपको इंटरनली पूरा नंबर दे देगी, वो आपको अटेंडेंस भी 1-2 थोड़ा ज्यादा लगा देगी। मतलब बैक में भी अगर आपकी ईयर बैक आई है ना तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा जो है ना वो केयर कर लेती है, अगर आप ये दिखाते हो कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार रहे हो तो। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर स्टूडेंट्स और फैकल्टी का रिलेशन अच्छा है ना, आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और वो जानते हैं कि किसी एक जेन्युइन रीजन की वजह से ही जो है वो आपका बैक आया। मान लीजिए कि आपको कोई इमरजेंसी केस आ गया तो आपकी डिबार्ड लग गई उस केस में, इसलिए आपकी बैक आई होगी, मतलब उस सब्जेक्ट में आपको फेल किया गया होगा, कुछ भी ऐसा, या रिलेशन अच्छा है फैकल्टी का, तो फैकल्टी कई बार आपको ये भी हेल्प कर देती है 1-2 हिंट देके कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको आप कर लोगे तो आप पास हो जाओगे आपके बैक एग्जाम में, तो वो ये भी हिंट दे देती है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो आप अपने सीनियर से ये सब चीजें, तो देखो आपको पता ही होगा, आप अपने सीनियर से नोट्स ले लो या उनके बैक पेपर को देख लो, नोटिस कर लो कि कितना अलग आता है मेन पेपर से, है ना, बैक पेपर कितना अलग आता है या कितना टफ आता है या कितना ईजी दिया जाता है, वो चीज कंपेयर कर सकते हो। जूनियर से अपने नोट्स ले लो, ये सब चीजें तो है ही है, ये सब तो ट्रेडिशनल वे तो मैं नहीं बताऊंगा तो भी आपको पता है। मैंने तो बस आपको एक स्मार्टर वे तरीका बताया कि आर्किटेक्चर में इतना तो थोड़ा चलता है। बाकी रेस्ट अगर आपको फिर भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और एक मेंटरशिप चाहिए तो ट्रस्ट मी, फिर आप हमारा एक कोर्स ले सकते हो जो कि है मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग। वो अभी तक 5000 से ज्यादा आर्किटेक्ट्स ले चुके हैं और इवन स्टूडेंट्स भी ले चुके हैं उस कोर्स को। उसमें प्रैक्टिकल रियल प्रोजेक्ट पे ना आपको रियल ड्राइंग कैसे एलिवेशन डिजाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितने फ्लोर पे कितना कॉलम देना चाहिए, कितनी बीम देनी चाहिए, कहां पर देना चाहिए, वो हर एक चीज हमने क्लियर की है। 15 से ज्यादा आपको वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो कैसे बनता है, फीस से कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो कैसे बनता है, साइट पे जा रहे हो तो कैसे बनता है, ये सब चीजें तो हमने क्लियर की है। हमने उसमें 3D मॉडलिंग हर एक चीज आपको सिखाई है। तो ये कोर्स भी हेल्प कर सकता है आपको एक्सपोजर देने में एक रियल प्रोजेक्ट पे, क्योंकि हमने रियल प्रोजेक्ट पे सिखाया है। तो इसीलिए आर्किटेक्चर में आपका बिहेवियर और एफर्ट जो है ना वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो पावर है ना वो दी जाती है फैकल्टी के हाथ में, क्योंकि फैकल्टी ही होती है जो आपके डिजाइन को देख के मार्क्स देती है। अब कुछ फैकल्टी उस पर 10 में से 9 नंबर दे सकती है, कुछ फैकल्टी उसी शीट पे 10 में से 10 दे सकती है, कुछ फैकल्टी उसमें से 10 में से 7 दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो उनके साइकोलॉजी के हिसाब से है ना कि आपको कितने नंबर देने चाहिए। इस पे कोई फिक्स रूल तो है नहीं कि भाई ये डिजाइन आपने टॉयलेट इधर बना दिया, अगर वो उधर बना दे तो मैं आपको 10 में से 10 देती। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो आर्किटेक्चर में है नहीं। इट्स ऑल अबाउट डिजाइन, इंटरेस्ट, है ना, साइकोलॉजी, तो इन सब पे करता है। और ट्रस्ट मी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जितने बड़े आर्किटेक्ट्स है ना, चाहे वो हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना हो, वो 1 से 2 बार तो उनकी ईयर बैक तो लगी है, सब्जेक्ट में फेल तो वो हुए ही हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आप गिर जाओ ना तो बहुत ज्यादा अपने आपको हैम्पर समझो कि आप बहुत अलग हो या फेल हो गए हो। नहीं, दिक्कत तब आती
आती है जब आप किसी भी चीज में गिर जाओ और आप उठने की कोशिश मत करो, तब नहीं आती जब आप गिर जाओ और गिर के उठने की कोशिश कर रहे हो और पास भी हो जाओ, तब तो दिक्कत ही नहीं आती, आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हो। सिर्फ दिक्कत तब आती है जब आप उसके टेंशन लेने लग जाओ, ओवर थिंक करने लग जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा तो शायद मुझे कॉलेज चेंज कर देना चाहिए। ये सब थॉट्स जो है ना, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लग जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ तभी स्टार्ट होती है। अदरवाइज जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हो ना, तब तक तो कभी दिक्कत नहीं आती। इवन इन फ्यूचर इंपैक्ट में भी कभी दिक्कत नहीं आती। जब आप जॉब पे भी जाओगे, आप क्लियरली बोल सकते हो मुझे मेडिकल इश्यूज था, ये था, वो था, आप कुछ भी बोल के इतना कॉन्फिडेंस सामने वाले को दिला सकते हो कि हाँ इसलिए ये मतलब ये गैप आपको दिख रहा होगा, बट ये मेरे किसी भी नॉलेज को या किसी भी एक्सपोजर को जो है ना वो हैम्पर नहीं करता। सिंपल सी बात है। रेस्ट बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अब हमारा कोर्स ले सकते हो, मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। लेकिन जाते जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पे बात कर लेते हैं, वो है फ्यूचर स्कोप को लेके कि क्या क्या लिमिटेशंस आपको देखने को मिलती है। जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं, सीए की तरफ से ये रूल है कि बीआर्क में आप 8 साल से ऊपर जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकते, तब आपको डिग्री जो है वो नहीं देगी, सीओए रजिस्ट्रेशन आपका नहीं करेगा। मतलब कि डिग्री तो फिर भी आपको मिल जाएगी कॉलेज की तरफ से, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा। एज एन आर्किटेक्ट आप नहीं कहलाओगे, फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं 8 साल के बाद वाले। रेस्ट जो दूसरी लिमिटेशन लगती है वो है कि अगर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्लेसमेंट होती है ना, और आपकी किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक है ना, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी वो आके ना एक बेसिक चेकलिस्ट तो लेके ही आती है। वो ये कहती है कि भाई हमारे पास उन स्टूडेंट्स का लिस्ट लेके आ जाओ, हम उनका इंटरव्यू ले लेंगे जिनका किसी भी सब्जेक्ट में ना बैक नहीं आया है, या जिनकी 7.0 से सीजीपीए से ऊपर जो है ना वो उनका क्रेडिट स्कोर है, या जिनकी 70% से ऊपर मार्क्स आए हैं ओवरऑल, उनको ले आओ, हम उनको जो है उनका इंटरव्यू लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको जो है प्लेसमेंट जो है वो दिला देंगे। तो वो एक बेसिक चेकलिस्ट तो लेके आती है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जब उनको वो स्टूडेंट्स नहीं मिलते और उनको फुलफिल करना है अपनी वैकेंसी, तब वो आते हैं कि चलो ठीक है, जिनकी एक बैक है ना वो अप्लाई कर सकते हैं हमारे बिजनेस में, मतलब हमारे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें चलती हैं। तो वीडियो के लास्ट में बस एक ही बात पे कंक्लूड करूंगा, वो ये कि ये शर्म की बात नहीं है कि आपकी बैक आ गई, या कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात सिर्फ तभी है जब आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। दूसरी चीज, आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मैटर करता है वो है आपकी नेटवर्किंग, कि आप फैकल्टी या अपने बैचमेट से, अपने कलीग से कैसे बना के रखते हो, अपने सीनियर से कैसे बना के रखते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मेंटरशिप, कि आप किनको देख के क्या बनना चाहते हो। आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में 5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसमें मैंने आपको सिखाया है हाउ टू डू प्लानिंग, हाउ टू डू डिजाइनिंग और हाउ टू डू अ रियल लाइफ एग्जीक्यूशन। प्लानिंग में मैंने आपको सिखाया है कैसे आर्किटेक्चर प्लान बनाते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर प्लान, कॉलम, बीम्स और 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, डिटेलिंग समझाइए कहां पर 1 वे लगेगा, कहां पर कौन सा कॉलम कितनी थिकनेस का लगना चाहिए। उसके बाद आपको प्लम्बिंग ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स और साथ साथ कितनी फीस क्लाइंट से लेनी चाहिए ये भी आपको बताया है। प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी आपको बताई है। डिजाइन में आपको एलिवेशन डिजाइन करना सिखाया है। पहले कंसेप्चुअल डिजाइन जो आप हाथ से बनाते हो, उसके बाद उसको स्केचअप पे बनाना। तो मैंने आपको ऑटोकैड भी सिखाया है, स्केचअप भी सिखाया है, प्लानिंग भी सिखाई है, डिजाइनिंग भी सिखाई है। इसके साथ साथ 5 ऐसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट के आपको रिसोर्सेज फाइल, ऑटोकैड की लेयर्स फाइल्स, स्केचअप की फाइल्स, ये सब चीजें आप एक्सेस कर सकते हो और अपने क्लाइंट के लिए आप खुद से ड्रॉइंग्स को क्रिएट कर सकते हो। तो आज ही जुड़िए हमारे साथ नीचे दिए हुए लर्न मोर बटन पे क्लिक करके।